नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूजीसी के बिल को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि यूजीसी क्या है। इसके अलावा इस बिल के अंदर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ ही इस बिल से क्या-क्या विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इस बिल से फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो सब पता नहीं है, इसलिए एक बेहतर निष्कर्ष है वो नहीं निकाल पा रहे। तो हम इस बिल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि यूजीसी क्या है और इसके अलावा ये देखेंगे ये बिल क्या है, इस बिल को क्यों लाया गया है, वो सब भी देखेंगे। तो मोटा-मोटा बताऊँ तो ये बिल लाया गया है जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन हो गया, जो भी इंस्टीट्यूट हो गया और चीज़ें हो गई, वहाँ पर जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, उनको समाप्त करने के लिए बिल है वो लाया गया। इसका उद्देश्य यही है। लेकिन इस उद्देश्य के साथ इसमें क्या-क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बिल का नाम देख लीजिए आप, बिल का नाम क्या है? तो इस बिल का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन और 2026 यानी 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने ये बिल है वो मतलब अपना नियम वो लागू किया था। इसके अंदर जो समता के सौंदर्य से संबंधित नियम है वो दिए गए हैं, यानी आपके साथ जाति हो गया, लिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो गए, जैसे कि भाषा हो गई, क्षेत्र हो गया, दिव्यांगता हो गया, और भी कई अन्य प्रकार के भेदभाव है वो आपके साथ हो रहे हैं। तो उसके लिए इसके अंदर जो एससी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, दिव्यांगजन हो गए, इसके अलावा ओबीसी हो गया, ओबीसी को इसमें अंदर शामिल कर लिया है। इन सब के साथ इस आधार पर कोई भी भेदभाव हो रहा है, किसके द्वारा? जनरल कैटेगरी के द्वारा, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके द्वारा अगर भेदभाव हो रहा है तो उनके साथ इन खिलाफ है एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी से इससे विवाद खड़ा होता है। पहला खिलाफ तो ये होता है कि क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वही सिर्फ भेदभाव करते हैं जाति आधार पर? क्या ओबीसी की कैटेगरी के लोग भेदभाव नहीं करते एससी एसटी के साथ या फिर ओबीसी के अंदर ही? क्योंकि कहा जाता है ना कि हर जाति अपने अंदर एक छोटी जाति है वो ढूंढ ही लेती है। जैसे कि एससी एसटी के अंदर आप देखोगे, इनके अंदर भी बहुत ही लोग हैं एससी या एसटी के, वो अपने अंदर ही और नीचे के एससी एसटी के लोग ढूंढ लेते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये चीज इनके अंदर भी देखी जाती है। तो सिर्फ क्या एक जनरल कैटेगरी के लोग ही भेदभाव करते हैं, ये सभी डिटेल से आगे चर्चा करेंगे और इससे क्या क्या और चुनौतियां उत्पन्न हो रही है वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे केस आई थे जिसके अंदर जो कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए उनके अंदर जो छात्र है उनके साथ भेदभाव हो रहा था, जो एससी एसटी कैटेगरी हो गए, तो उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये नियम है वो लाया गया था। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम यूजीसी क्या है। यूजीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये फुल फॉर्म आपने देख ली होगी हर जगह, जिसका मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये काम क्या करता है? ये भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है इसको एक तो विनियमित करता है, इसके अलावा इसको विकसित और सुदृढ़ करने की एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। ठीक है? यानी कानूनी रूप से बनाई गई है। तो ये एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। भारत के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, इसको स्थापित करने का पहला प्रयास भी 1944 के अंतर्गत जो सार्जेंट रिपोर्ट है, इसके हिसाब से शुरू हुआ था और जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी, जिसके तहत बाद में यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। और अधिनियम कौन सा था? यूजीसी अधिनियम 1956। ये आपको पता होना चाहिए। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यूजीसी के अंदर आपसे अगर फैक्ट पूछा जाए यूजीसी क्या है, फुल फॉर्म आपको पता है और किसकी सिफारिश पर हुआ था ये? जो सार्जेंट रिपोर्ट है इसकी सिफारिश पर 1956 में अधिनियम आया था, यूजीसी अधिनियम 1956। दूसरी बात, ये एक वैधानिक संस्था है, यानी कानूनी रूप से बनाई गई है, अधिनियम आया था आपको पता है। और इसके अलावा ये किसके अधीन आती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसके अधीन यूजीसी काम करता है। ये चीजें आपको पता होगी। और ये काम क्या करता है? जो भी भारत की शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए काम करता है, विनियमित हो गया और चीजें करनी हो गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है इसका, ठीक है? और इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए इसके अंदर केंद्र सरकार के 10 सदस्य हैं, तो ये जो भी नियम और कानून लागू करेंगे, उसके अंदर किस केंद्र का हस्तक्षेप है वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ें आपको पता लग रही है। इसके कार्यों के अंदर हम देखें तो एक तो विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना इसका काम होता है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देता है ये और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को भी बढ़ावा देता है। ये सब इसके काम है और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये प्रमुख काम है इसके, अनुदान वगैरह देना, ये सब चीजें। तो और यूजीसी का उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान है उसके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है। तो समानता के हिसाब से ये यूजीसी का नया बिल है, इसके अंदर उन्होंने अभी लाया है। तो विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करना, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा शिक्षण, शोध, अवसंरचना, अकादमिक विकास हो गया, इन सबको बढ़ावा देता है ये। इसके साथ ही यूजीसी ये तय करता है कि कौन से शिक्षा संस्थान में हमें विश्वविद्यालय का दर्जा देना है या फिर किसको नहीं देना। ये मान्यता वगैरह भी यूजीसी देता है। जितने भी हायर एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं उन सबको मान्यता यूजीसी के हिसाब से मिली हुई है और उसी के बेस पर ये चल रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और यूजीसी का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है शैक्षणिक मानकों को तय करना यानी निर्धारित करना। ये पाठ्यक्रम का ढांचा हो गया, शिक्षक योग्यता हो गई, यानी शिक्षक के लिए मानक तय कर देते हैं कि अगर किसी शिक्षक में ये योग्यता है वो 10वीं पास को 12वीं पास को पढ़ा सकता है या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा सकता है, ये सभी ये तय करता है। ठीक है, शोध मानक हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गया, इसके अलावा डिग्री की मान्यता से संबंधित ये सब नियम है वो यूजीसी बनाता है। इसके अंतर्गत नेट हो गया जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी परीक्षा भी आयोजित की जाती है जो कि उच्च शिक्षा संस्था में अध्यापन हो गया शोध के लिए न्यूनतम योग्यता वो तय करती है। तो ये सब यूजीसी के काम है और हाल ही में यूजीसी ने बहुत सारे काम भी किए थे जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अब यूजीसी के नए बिल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड विवाद क्यों हुआ है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये नहीं है कि यूजीसी ने ऐसा नियम में पहले लाया, ये पहले भी लाया हुआ था लेकिन उसमें कुछ सुधार किए इन्होंने बोलना है और उस सुधार के अंतर्गत ही कुछ मुद्दे हैं वो अभी उठकर खड़े आए हैं। जैसे कि इन्होंने भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों के साथ समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए ये नया बिल है वो लॉन्च किया है और इस नए बिल में बहुत सारे प्रोविजन है उनको हम देखने वाले हैं और उनसे कैसे विवाद खड़े हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला प्रावधान है वो ईओसी का है। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये अनिवार्य रूप से बनाना जरूरी है हर शिक्षण संस्थान के अंदर, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके अंदर, जो कि इसके अंदर जो केंद्र वंचित हो गया, हाशिए पर स्थित कमजोर छात्र है, उनको शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता वो प्रदान करेगा। इसके अलावा इसके अंदर यह प्रावधान भी किया हुआ है कि जो इक्विटी कमेटी है इसका गठन किया गया, जिसके अंदर जो एक इक्विटी कमेटी हर शिक्षण संस्थान में बनाई जाएगी, वो भेदभाव से संबंधित शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान करेगा। तो समयबद्ध समाधान है ये भी एक चुनौती बनकर सामने आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी त्वरित समाधान करेंगे तो क्या वो निष्पक्ष होगा, एकदम पारदर्शी रूप से हो पाएगा? वो भी एक चुनौती से बनकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर और भी प्रावधान है उनको देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है उसका निर्माण का भी एक प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर 24/7 हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया जाएगा। और ये जब जारी करेंगे तो ये सब जो सिस्टम है, इंफ्रा हो गया और चीज़ें हम बनाएंगे, उसको एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो छोटे शिक्षण संस्थान है वो इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, उनको रेगुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। यह भी चुनौतियां सामने आएगी, लेकिन मेन चुनौती इसकी कुछ और है। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, ये भी हो गया और चीज़ें हो गई इसमें दी हुई है। इक्विटी एम्बेसडर हो गया, स्क्वाड वगैरह हो गया, ये सभी इनकी स्थापना करेंगे और चीज़ें लॉन्च करेंगे। भेदभाव की व्यापक परिभाषा, तो एक ये भी है, इसके अंदर भेदभाव में बहुत सारी चीज़ें और भी उन्होंने शामिल कर दी है, जैसे कि आपके बिहेवियर से भी भेदभाव है वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। आपका बिहेवियर अगर SC ST कैटेगरी के साथ, OBC के साथ बढ़िया नहीं है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपके खिलाफ है वो मुकदमा है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हैं और चीज़ें नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार को इसमें शामिल कर लिया है। तो ये भी एक चुनौती बनकर सामने आ रही है क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है और जवाबदेही है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कानून तो भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जातिगत भेदभाव ना हो, तो फिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला विवाद तो आपको पता ही लग गया होगा कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसका विवाद करें, बच्चे और लोग जो भी हो गए, बहुत सारे मंत्री रिजाइन भी कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो गया, जो SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया और जो भी विकलांग वगैरह और हो गया, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सब इनके साथ ही भेदभाव हो रहा है और किसके द्वारा कर रहा है? अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा या वर्ग है वो कर रहा है, ठीक है? तो क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही SC ST या फिर OBC के साथ भेदभाव करते हैं? यह सवाल सबसे ज्यादा उठता है। क्या OBC के लोग SC ST के साथ भेदभाव नहीं करते? तो इसके लिए कानून, इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ। तो ये कानून पूरी तरह से मतलब एक तरह से प्रभावी नहीं है। और इसके अलावा SC ST एक्ट बहुत सारे केंद्र का भी बना हुआ है, SC ST एक्ट। इसके अलावा हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर भी दिया हुआ है समानता का अधिकार और चीजें दी हुई है। तो ये अलग से बनाने की जरूरत क्यों है? और ये अगर बनाया भी है तो इसके अंदर पूरी तरह से सही प्रोविजन क्यों नहीं है? सिर्फ एक जनरल के खिलाफ ये क्यों बनाया गया? बाकी कैटेगरी का इसमें पूरी तरह से क्यों वर्णन नहीं दिया हुआ? क्या सिर्फ SC ST और OBC के साथ जनरली भेदभाव करते हैं या फिर कोई और कैटेगरी के लोग भेदभाव करते हैं या नहीं करते? उनके लाभ दिया भी नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भेदभाव सिर्फ SC ST या OBC के साथ ही होता है? क्या जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके साथ भेदभाव नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसके अंदर, जैसे कि जामिया यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न भी होता है। तो उनके लिए इस कानून में कोई प्रोविजन क्यों नहीं है? तो ये समानता के, एक तरफ से समानता का जो अधिकार है उसके खिलाफ है। तो ये भी चुनौती एक देखने को मिल रही है और इसके कारण बच्चे विरोध भी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन दिया भी नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर इसका मिसयूज होकर उन बच्चों के खिलाफ कुछ होता है तो उनके लिए क्या एक्शन होगा या फिर क्या प्रक्रिया दी हुई है वो कुछ बताया हुआ नहीं है, स्पष्टता नहीं है। तो वो भी काफ़ी विरोध का कारण है, वो बन रहा है। दूसरी चीज इसमें दी हुई है भेदभाव। तो भेदभाव की परिभाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से लिख दी। तो इसका तो मिसयूज भी हो सकता है। मान लीजिए राजनीतिक रूप से भी देखें हम, कोई मान लीजिए SC कैटेगरी का मतलब छात्र है, वो
चुनाव के अंदर खड़ा हो रहा है और उसका प्रतिभागी है वो मान लीजिए जो प्रतिपक्ष के अंदर है, वो मान लीजिए जनरल कैटेगरी का है और उसको फँसाने के लिए मान लीजिए उसने उस पर ये एससी-एसटी एक्ट का जो धारा लगा दी। मान लीजिए वो बोल देता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो बाद में ये इसका जो चुनावी करियर है वो भी खत्म हो सकता है और भी बहुत सारी चुनौतियाँ इसमें देखने को हमें मिलती है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि इसके अंदर भेदभाव कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक प्रकार से ये 2 वर्गों को एक प्रकार से बीच में तोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि जनरल के साथ मतलब भेदभाव कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो इनसे इन दोनों वर्गों के बीच में मतभेद ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इससे ये जो जातिगत भेदभाव कम होने के बजाय ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ये भी एक चिंता है वो व्यक्त की गई है। इसके अलावा एक चुनौती ये भी दी जा रही है कि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 के अनुरूप नहीं है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये आती है कि भेदभाव सिर्फ कोई जाति नहीं करती। हर जाति के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, जो कि ये सब कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ये सिर्फ एक जाति के खिलाफ या एक वर्ग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस तरह का कानून मतलब एक पारदर्शी रूप से हर वर्ग के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसके अंदर कुछ चुनौतियाँ हैं कानून के अंदर, उद्देश्य ठीक है लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान है, उनके अंदर स्पष्टता नहीं है, तो उनको सही से लागू करने की ज़रूरत है। यानी इसके अंदर कुछ कानूनों के अंदर अभी मतलब जो प्रोविज़न दिए हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा-सा मतलब मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी इस कानून में और कमी तो नहीं लगती है। बाकी इस कानून से जो वर्ग पीड़ित है, उनके लिए तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा ये जो जातिगत भेदभाव है, इसको समाप्त करने में एक धर्म से कारगर इतना नहीं है। बाकी और भी सरकार को मतलब बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कानून से जो चीज़ें समाप्त हो जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जातिगत भेदभाव काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ इस कानून से ये ज़्यादा मतलब अराजकता फैलाएगा। बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।